गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? यस, कोरोना से बचना है तो घर पे ही रहना है, ठीक है। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और हमने उससे रिलेटेड एक चार्ट जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इस चार्ट में हमने इन सारे जो टर्म्स हैं हमने इनको डीपली डिस्कस किया था, इनकी डेफिनेशंस को समझा था और देखा था कि ये सब्सटेंस किस तरीके से हमारे मैटर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको नहीं डिस्कस करने वाले हैं, यस, इसको डिस्कस नहीं करने वाले, इसके आगे डिस्कस करने वाले। मैंने ये चार्ट इसलिए ओपन कर रखा है ताकि आप एक बार मेमोराइज़ कर लें कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में मैटर को देखा था। मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हम मैटर मतलब किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने उसमें प्योर और इम्प्योर दो कैटेगरीज देखी थी। प्योर सब्सटेंस देखे थे, उसकी सब कैटेगरीज देखी थी, और इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर देखे थे और उसकी सब कैटेगरीज देखी थी। होप आप सबने रीड आउट की होगी आपकी बुक, तो आपको थोड़ा और समझ में आया होगा। आज हम इम्प्योर कैटेगरीज दैट मीन्स मिक्सचर को थोड़ा सा डीपली और डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि मिक्सचर हमने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है होमोजीनियस, सेकंड है हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम बताया था, हेट्रो मतलब डिफरेंट बताया था, और मैंने आपको इसको लर्न करने का तरीका भी बताया था और इसमें डिफरेंस भी बताए थे। आज हम इस कैटेगरी के थोड़े अंदर घुसने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस कैटेगरी के अंदर क्या है, क्या निकलने वाला है। ओके, चलिए। यस, तो फिर इस कैटेगरी में है मिक्सचर। मिक्सचर की जो दोनों कैटेगरीज हैं उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर होमोजीनियस जो कैटेगरी है उसमें क्या है, सॉल्यूशंस हैं, और हेट्रोजीनियस है उसमें क्या है, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल्स या कोलॉइड्स हैं, ठीक है। अब हम इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इनके अंदर जाएंगे, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। दोनों मिक्सचर हैं, बोथ आर मिक्सचर्स, तो हम ये नहीं कह सकते कि सस्पेंशन आर नॉट और या सॉल्यूशंस आर नॉट, बोथ आर मिक्सचर। बट किस तरीके के मिक्सचर्स हैं, हाउ टू दे वर्क, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब हम जानेंगे इस कैटेगरी में। चलिए, तो फर्स्ट हम होमोजीनियस कैटेगरी अभी डिस्कस करने वाले हैं आज। तो हम पहले जब सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे उसके पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है। वो टर्म्स कौन कौन से हैं ये जानना ज़रूरी है। तो हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो देखिए, एक जनरल एग्जांपल देती हूँ आपको। कभी आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, जिसे हम शरबत भी बोलते हैं, अपनी लोकल भाषा है जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम शरबत भी बोलते हैं। हमने जैसे कभी कोई गेस्ट आए हैं या अपनी गर्मी बहुत लग रही है तो कभी कभी हमने बनाया, शरबत बना के पी लेते हैं ना घर में। जब हमारे घर में कुछ, अभी तो ग्लूकोज और ये वगैरह आने लगे तो अपन रसना वगैरह बना लेते, पर जब प्रीवियस टाइम में हमारे पास ये सब नहीं था तो कहते थे मम्मी शरबत बना लो, नींबू पानी बना लो। तो ये जो लोग, ये क्या है, ये सॉल्यूशंस हैं एक तरह के, ठीक है ना। इसमें हमने एक या दो या 1 और 2 क्या है, सब्सटेंस को क्या मिक्स किया तो हमारा सॉल्यूशन बन गया, पर हम इसमें मिक्स तो कर रहे हैं, दैट मीन्स ये मिक्सचर तो है। मिक्स कर रहे हैं दैट मीन्स ये मिक्सचर्स हैं, पर वहाँ पे क्या कैटेगरी, यूनिफॉर्म हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, इसलिए वो कौन सी कैटेगरी आ गए, सॉल्यूशंस कैटेगरी आ गए। किस टाइप से ये हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले हम ये जो टर्म्स हैं सॉल्यूशंस के, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से वर्क करते हैं किसमें, सॉल्यूशंस में। अब देखिए, मैंने कहा कि आपने सॉल्यूशंस बनाया होगा, अब सबको दिमाग में वही रखना है, वाटर प्लस शुगर का जो सॉल्यूशंस होता है वो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब मैंने बोला कि सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट क्या है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो आपको क्लियर होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि सॉल्वेंट है जिसमें आप किसको, मतलब शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो जब हम शुगर को बोलेंगे सॉल्यूट क्योंकि वो कम अमाउंट में है, और वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट क्योंकि वो लार्जर अमाउंट में है। तो जब सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। क्लियर हुई ये बात। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट जब जिसमें
डिज़ोल्व किया जाता है और जो लार्जर अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं, एक तो मैंने बताया क्या, वाटर मतलब H2O, और फिर उसके बाद अल्कोहल, ये भी क्या हमारा सॉल्वेंट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे क्या सॉल्वेंट जैसा वर्क करते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूट समझ में आया, मैंने बोला था कि वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट मतलब लेस अमाउंट में होती है और सॉल्वेंट क्या है, लार्जर अमाउंट में होता है। ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है, मतलब जिसमें घोला जाता है या डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाता है वो सॉल्यूट। क्लियर हुआ इतना, ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गए। अब हम अपने बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में सॉल्यूशन से रिलेटेड क्या फैक्ट्स दिए हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक में जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है वो है अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जो चार्ट के थ्रू समझाया वो यही समझाया कि होमोजीनियस कैटेगरी में क्या आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वही लिखा है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। यस, हमने अभी पढ़ा, हमने मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ी। तो मिक्सचर क्या होते हैं, 2 and more substance mixed together to form a मिक्सचर, ठीक है। और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होते हैं। तो अभी हम होमोजीनियस कैटेगरीज में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये होमोजीनियस है। इतना क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ क्या है सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए अब हम इसके कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजी समझाई किसकी, सॉल्यूशन की, जिसमें हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को देखा। तो वही टर्मिनोलॉजी, वही कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ हैं। अब देख लेते हैं कैसे। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट, मैंने बताया था, यस, एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स, यही बताया था मैंने आपको। तो कंपोनेंट्स अगर हम पूछें कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो आप बोलेंगे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये आपका आंसर होगा। तो आपको हर चीज़ क्लियर करके चलिए यहाँ पे। चलिए फिर आगे देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट। जो कंपोनेंट होते हैं किसके, सॉल्यूशंस के, वो डिज़ोल्व होते हैं अदर कंपोनेंट्स में। मतलब एक कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट, और एक क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, इसलिए यहाँ पे बोला गया है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। लार्ज अमाउंट की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसके बाद उसको मेंशन किया गया, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। यस, फिर इसके बाद लिखा है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। यस, फिर देखिए ब्रैकेट में यहाँ मेंशन किया है, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटी में। फिर देखिए ब्रैकेट के बाद लिखा है एज कॉल्ड अ सॉल्यूट। ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो लार्जर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, जो लेस क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है, ठीक है। और कौन किस में डिजॉल्व हो रहा है ये भी मैंने क्लियर कर दिया, वही ये यहाँ पे भी वही सब मेंशन है। तो ठीक है, मैं आपको ये समझा चुकी हूँ। तो फिर से आप एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मैंने क्या कहा है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। तो सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल देने, देखिए अगर आपको आता है क्वेश्चन व्हाट इज सॉल्यूशंस गिव एग्जाम्पल, तो आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो देने ही पड़ेंगे। और मेरे साइंस में बिना एग्जाम्पल के मैं कोई भी डेफिनेशन एक्सेप्ट नहीं करती, तो एग्जाम्पल देने मस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप दीजिए, ये इनफ है मेरे लिए, ठीक है। पर कंपलसरी है कि एग्जाम्पल सबको देना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जिसका एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग जब की थी सॉल्यूशन की तो दिया था, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन अ सॉल्यूशन इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट। ओके, समझ में आया। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि शुगर एंड प्लस वाटर का क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें शुगर क्या है, सॉल्यूट एज अ वर्क कर रही है और वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन कैसा होता है, देखा है कभी किसी ने? आयोडीन लिक्विड स्टेट में ही होता है और वो ब्लैकिश कलर का होता है, ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है।
और क्या है, उसको किसके साथ डिज़ोल्व किया जाता है, अल्कोहल के साथ। तो क्या बनता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, हम जब चोट लग जाती है तो आप देखते हैं ब्लैक कलर की दवा लगाई जाती है आपको, उसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। वो एंटीसेप्टिक आप वर्क करती है, इसलिए ये बनाया जाता है सॉल्यूशन। ये मेडिकली बहुत यूज़ होती है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो सोल्यूट ऑफ आयोडीन, आयोडीन को हम लेस अमाउंट में लेते हैं, इसलिए ये कैसी वर्क करती है, एज अ वर्क सोल्यूट करती है। और यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो वर्क कैसा करता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टिंचर फॉर्म होता है। ठीक है, आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया हमने यहाँ पे किस तरीके से इसको यूज़ किया है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको देने कंपलसरी हैं, आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं और ये जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है तो आप उसको पढ़िए, रीड आउट करिए, आप वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम देख लेते हैं, हम उस पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। और तो देखें, सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने से पहले हमें सॉल्यूशन क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर कर ली हैं, कंपोनेंट्स कर लिए, उसके एग्जांपल से समझ लिया, सॉल्वेंट सॉल्यूट समझ लिया, और हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख ली। अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी से और क्लियर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बोला था, इन्होंने भी वही बात बोली है। द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब देखो, ऐसा यहाँ पे जो बोला गया है उसको समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। हमने अगर आपसे बोला कि आप वाटर में शुगर डिज़ोल्व करो, तो डिज़ोल्व होने पे क्या हमारा सॉल्यूशन शुगर लेस हो गया। दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे बोला है कि वाटर में शुगर को क्या करो, डिज़ोल्व कर दो, तो क्या उससे शुगर चली गई है, बाहर निकल गई है? नहीं, वो शुगर वहीं घुल गई है, बस वो दिखाई नहीं दे रही है, विजिबल नहीं है, क्योंकि वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से क्या हो गई है, मिक्स हो गई है, इसलिए वो हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बट उसका नेचर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अब भी वैसे ही है। अगर शुगर स्वीट है तो हमारा सॉल्यूशन भी कैसा हो गया, स्वीट हो गया। ऐसा तो नहीं है कि वो वाटर जैसे ही टेस्टलेस हो गई, नहीं। तो हमारा जो शुगर का नेचर था वो वैसा ही रहा, बस वो हमें दिखाई देना, जो पहले उसका नेचर था, फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी थी, वो चेंज हो गई ना। वो क्यों हुआ, वो थोड़ा सा आप समझने वाला है। तो देखो, यहाँ जो सेकंड प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ये थोड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टिकल हैं किसके, वाटर के, वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते। यस और नो? देखो, ये हम पढ़ चुके हैं कि वाटर किससे मिलके बनता है, 2 एटम या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कंबाइन होने से वाटर बनता है, जिसको हम H2O बोलते हैं। ये वाटर का फॉर्मूला है कि नहीं है? है, ये सबको पता है। चलिए, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स का, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एक गिलास पानी लिया है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा या ऑक्सीजन नहीं होगा, दोनों होंगे, क्योंकि वाटर तभी बनता है जब ये केमिकल कंबाइन होते हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स वो इतने स्मॉलर हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हमने उसी सॉल्वेंट में शुगर डिज़ोल्व की तो क्या हुआ, वो शुगर भी इतने स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं। नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं तो वो कितने स्मॉल में, मतलब स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? मतलब ये नहीं है कि गायब हो गई, मतलब चला गया वहाँ से, वो वहीं प्रेजेंट है, बस वो क्या हो गई, स्मॉलर उसमें कन्वर्ट हो गई। चलिए फिर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। समझ में आया? चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, देखो, ये बीम ऑफ लाइट वाला जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, पर अभी हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं। हम एक टॉपिक टिंडल इफेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब
पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होने के कारण क्या होता है, उससे बीम ऑफ लाइट पास नहीं हो पाती। स्कैटर मतलब है फैलना, ठीक है ना। तो वहाँ से जब हमारा सॉल्यूशन रखा है और उससे हमने बीम ऑफ लाइट क्या पास कराई, तो क्या होता है कि वो चारों तरफ नहीं फैलती, मतलब वो पास नहीं हो पाती, ठीक है ना। लिखा है ना, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो आप नहीं देख पाते। जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ से हमने लाइट दी, अब लाइट यहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस के पार्टिकल इतने पास पास होते हैं कि यहाँ से लाइट जाके यहाँ से कैसे गई हमको नहीं पता चलता। तो यहाँ पे हम शो नहीं कर पाते कि जो लाइट का पाथ था वो किस तरीके से विजिबल हुआ, ठीक है। तो हम इस सॉल्यूशन में नहीं दिखा पाते, इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है क्या कि so the path of the light is not visible in the solution. Okay, clear हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखो सॉल्यूशन है, उसको हम अगर बनाते हैं तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते किसी भी, बाय द एनी फिजिकल मेथड सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। तो हम जब किसी भी फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, वेपोराइजेशन या फिर जो भी हमारे पास फिजिकल मेथड है उनसे हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज अ स्टेबल। तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने सॉल्यूशन को बनाया, जैसे शुगर और वाटर को मिलाया और कुछ देर ऐसे छोड़ दिया और उसको टच भी नहीं किया, आप देखा कि आपने वहाँ पे वाटर बिल्कुल स्टेबल हो गया है और बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल जाके नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाएंगे तो हमें सेपरेटली दिखने लगेंगे। तो चाहे आप सॉल्यूशन को 1 घंटे रख दो, 2 घंटे रख दो या 10 घंटे रख दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं जो वो ऐसे ही मूव करते रहेंगे। ये पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में कि पार्टिकल्स में मूविंग एनर्जी होती है, यस, काइनेटिक एनर्जी। तो वो मूव करते रहेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे, चाहे आप उन्हें कितनी देर के लिए रख दें। और वो स्टेबल भी हो जाएगा, तब भी सॉल्यूशन स्टेबल भी होगा, तब भी उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, चाहे आप उसको कितने भी देर के लिए रख दें। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस की, जिनको हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसके साथ लास्ट टॉपिक जो हमारा सॉल्यूशंस का बचा है हम वो देख लेते हैं। लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसकी एक्टिविटी भी दी है आपको 2.3, वो आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे और समझेंगे। मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे है क्या। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसमें देखो 3 तरीके के हमें बेसिकली 2, बट हम कह सकते हैं कि 2 तरीके से हम चीज़ें समझेंगे, एक सैचुरेटेड, एक सुपर सैचुरेटेड। अब देखो एक मान लीजिए हम एक बात समझते हैं, ठीक है। चलिए तो हम एक बात समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, ठीक है ना, और उसमें शुगर ऐड की, ठीक है, और शुगर डिज़ोल्व की। नॉर्मल मतलब जिस टेम्परेचर में अपन नॉर्मली रहते हैं घर में, उस टेम्परेचर में आपने नॉर्मली इसको घोला, तो आपकी 1 टेबल स्पून क्या हो गई, 1 टेबल स्पून आपकी शुगर डिज़ोल्व हो गई। मतलब 1 चम्मच शुगर इस वाले हमारे जो बीकर था इसमें क्या हो गया, शुगर डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। ये इनफ था, इससे ज़्यादा आप घुलने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर में ये नहीं घुल रही है, जाके नीचे सेटल डाउन हो गई। तो आप ये समझ गए कि बस इनफ है, इतनी शक्कर या शुगर को हम इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, हमने कुछ टेम्परेचर बढ़ाया। मान लीजिए ये यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, अब हमने इस टेम्परेचर को बढ़ा के कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बढ़ा दिया टेम्परेचर। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमने देखा कि अभी हमने इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन में हमने 1 टेबल स्पून शक्कर या शुगर ऐड की थी, तो ये डिज़ोल्व हुई थी और उसके बाद नहीं हो रही थी। पर जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया इसमें 2 चम्मच शक्कर और घुल गई। तो अब इसमें मतलब पहले 1 टेबल स्पून था, अब इसमें 2 और ऐड हो गई टेबल स्पून, ठीक है।
तो अब आप देख रहे हैं कि मतलब पहले नॉर्मल में वो क्या हो रहा था, सिर्फ 1 चम्मच शक्कर ले रहा था, और फिर जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, बट अब देखिए इंक्रीज़ हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ क्या है, हमारी टेम्परेचर के साथ क्या है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं इजली। अब देखते हैं कि जब हमने नॉर्मल में किया था तो 1 टेबल स्पून हो रही थी, फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो 2 टेबल स्पून हो रही थी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। बट अब एक ऐसी कंडीशन आई सेट की, अब 2 टेबल स्पून के बाद आपने फिर से 1 और टेबल स्पून ऐड करने की कोशिश की, तो अब ये डिज़ोल्व नहीं हो रही है। तो ये जब कंडीशन नॉर्मल से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं और वो डिज़ोल्व ना हो, मतलब 1 हमने नॉर्मल में किया था, 2 हमने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद किया, अब इसके बाद भी शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही है, तो वो कंडीशन सैचुरेटेड की कहलाती है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। इससे ज़्यादा इस टेम्परेचर में शुगर नहीं घुल सकती इसमें। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब एक ये टेबल स्पून नहीं घुल रही है, अब वो जाके उसके नीचे बैठ गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। अब हमने अपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। हमने ये देखा अपने एक्सपेरिमेंट से कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही, दैट मीन्स टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि सॉल्युबिलिटी जैसे ही हमने बढ़ाई, टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। तो अब यहाँ पे देखिए हमने टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब आप देखेंगे जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो दैट मीन्स हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये जो टेबल स्पून जो एक्स्ट्रा था, जो इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, यहाँ पे जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया यह डिज़ोल्व हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ पे 3 और 4 टेबल स्पून टोटल हमारी जो शुगर है इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो गई। सबको समझ में आया। बट अब आपने सोचा कि अरे इसमें तो फिर डिज़ोल्व होने लगी, तो हमने फिर से क्या करी, 1 और टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी। तो अब देखते हैं हम कि 4 जो हमारे 4 टेबल स्पून थे वो तो इसमें डिज़ोल्व हो गए, पर जो हमने 5वां उसमें 1 और ऐड कर दिया, वो टेबल स्पून क्या है, शुगर अब उसमें कतई भी मतलब क्या, बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं हो रही है। तो जब हमारे सॉल्यूशन में टेम्परेचर के साथ सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो वो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके बाद के सॉल्यूट में सॉल्वेंट घुलना, किसी भी टेम्परेचर में घुलना बंद हो जाता है, तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ तो ये सैचुरेटेड का मतलब है कि एक टेम्परेचर बढ़ाओगे वो घुलेगा, फिर दूसरा बढ़ाओगे घुलेगा, तीसरा बढ़ाओगे फिर भी घुलेगा, पर उसके बाद फिर वो घुलना बंद हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे उसके लिए, और वो घुलते घुलते इस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स हमने एक टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें पहले नॉर्मली 1 टेबल स्पून हो रहा था, फिर हमने उसको बढ़ाया तो 2 टेबल स्पून हो गया, फिर उसके बाद वो नहीं हो रहा था डिज़ोल्व, हमने उसको और बढ़ाया, इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, और उसके बाद जब टेम्परेचर भी ना बढ़े और सॉल्वेंट में हमारे सॉल्यूशन भी ना घुल सके, तो वो लास्ट कंडीशन हमारी सुपर सैचुरेशन की कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्लियर हुए होंगे टर्म, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन ये हमारे सॉल्यूशंस में आते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, ये हमको ध्यान रखने हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारी एक्सरसाइज में दिए हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड क्या है। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड के बाद हमारे सॉल्वेंट में, हमारे सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट किसी भी टेम्परेचर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फॉर सॉल्युबिलिटी, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद एक्टिविटी है 2.3 जो आपको करनी है खुद से
ठीक है। इसके बाद एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस है जो मैं आपको लगाना बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको इस चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगी जिसके आपको नोट्स बनाने हैं और मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वो आपको सबमिट करना है। तो नोट्स आपको आज या तो आप इवनिंग में कर दीजिएगा शाम को 4 to 5, या फिर आप नेक्स्ट मंडे, मतलब अब हमारा पीरियड कब रहता है, वेनसडे को, तो नेक्स्ट वेनसडे को आप 4 to 5 के बीच में सबमिट करिएगा। आज आप असाइनमेंट ही बस दिखाइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।